हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं। और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और रेस कंडीशन के बारे में पढ़ा था, और क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या था। क्रिटिकल सेक्शन वो ऐसा मेमोरी पार्ट जो कि बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस कर रहा है। जैसे अगर ये P1 प्रोसेस भी एक्सेस कर रहा है इस मेमोरी को, और P2 प्रोसेस भी एक्सेस कर रहा है, तो ये वाला मेमोरी वाला पार्ट बन जाएगा मेरा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। और रेस कंडीशन क्या थी, मैंने बताई थी कि द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, मतलब जैसे मान लो कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वहाँ प्रीएम्पशन आ जा रहा है तो जो पहले मतलब प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसके आउटपुट पे हमारा मतलब आउटपुट डिपेंड होगा, उसका जो रनिंग ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड होगा मेरा आउटपुट। उसको रेस कंडीशन हमने कहा था। तो ये सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत आती है। पहली बात मानो P1 हमने किया था, अगर हम P1 को एक प्रोसेस माने और P2 को एक प्रोसेस माने, तो उसमें ऐसा कुछ कोड होगा जो कि मतलब ऐसे कोड होंगे जिसमें नॉन क्रिटिकल सेक्शन होंगे। नॉन क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि जिसमें सिर्फ P1 के ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, मतलब P1 अपनी ही मेमोरी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, कॉमन शेयर्ड मेमोरी को नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये मतलब NCS कर लेते हैं इसको, नॉन क्रिटिकल सेक्शन है। और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, फिर नॉन कुछ क्रिटिकल सेक्शन होगा। ऐसे मेरा प्रोग्राम होगा मतलब प्रोसेस होगा P1, ऐसे करके P2 ही मान लेते हैं। P2 में कुछ क्रिटिकल सेक्शन होगा और कुछ नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा, कुछ पार्ट ऑफ कोड और कुछ क्रिटिकल सेक्शन होगा, ऐसा करके। तो दिक्कत क्या हो रही थी, प्रॉब्लम कब आती है, अगर वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, यानी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमने हैंडल कैसे किया, हम क्या करते हैं कि कुछ पीस ऑफ कोड क्रिटिकल सेक्शन के एबव भी लगाते हैं और कुछ पीस ऑफ कोड बाद में भी लगाते हैं। और देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। ये पीस ऑफ कोड है जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन दोनों ही प्रोसेस में लगाएंगे। इसमें क्या लिखते हैं, हम कंडीशंस लिखते हैं। जैसे कि कंडीशन क्या होंगी, ठीक है, पीसेस ऑफ कोड
ये भी वही है पीसेस ऑफ कोड। इनमें क्या होगा, हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे, जैसे कि मान लो अगर ये क्या हम कहते हैं इसको, एंट्री सेक्शन कहेंगे, और ये क्या है, एग्जिट सेक्शन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह डिफाइन कर लेते हैं इसको। एंट्री हो जाता है एंट्री ऑफ क्रिटिकल सेक्शन और ये एग्जिट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। अब ये हमने पीस ऑफ कोड लगाया क्यों, लगाया इसलिए कि सिंक्रोनाइजेशन में मेरी प्रॉब्लम ना हो। जैसे होता क्या है कि अगर P1 और P2 एक साथ रीड राइट परफॉर्म जब भी करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया था काउंट वाला, तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे P1 अगर मान लो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो उसका एंट्री सेक्शन अलाउ कर देगा, ठीक है, वो एंटर हो गया। बट अगर सेम टाइम P2 करने जाएगा तो चेक करेगा क्या, मतलब ऑलरेडी P1 एक्सेस कर रहा है। अगर P1 एक्सेस कर रहा होगा तो ये वाला जो एंट्री वाला कोड है वो अलाउ नहीं करेगा P2 को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, एट अ टाइम अगर प्रीएम्पशन हो भी रहा है, जैसे मान लो अगर P1 प्रीएम्प्ट हो गया तो ये वाला नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जब तक ये वाला अपना क्रिटिकल सेक्शन को लीव नहीं करेगा। जैसे ऐसा समझो कि एक ड्रेसिंग रूम है, हम यहाँ पे मतलब मॉल में जाते हैं, वहाँ ड्रेसिंग रूम है, तो यहाँ पे एक बंदा गया हुआ है ड्रेस चेंज करने, और ये वाला पर्सन जब तक अपना ड्रेस चेंज नहीं करेगा, और ये P2 वाला जो पर्सन है वो बाहर वेट करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये मतलब एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा, ये अपना काम करके बाहर आ गया मान लो, तो ये वाला को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल जाएगा। तो ड्रेसिंग रूम को इमेजिन करो एज ए क्रिटिकल सेक्शन, और क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पीसेस ऑफ कोड लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, ताकि मेरा सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो और उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी ना आए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या चीज़ है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कैसे हम इसको इम्प्रूव करते हैं, और थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, और उसको देखते हैं अभी क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि मतलब पीसेस ऑफ कोड लगाते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर और नीचे, ताकि अगर मान लो दो प्रोसेस हैं, लेट अस अज्यूम दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा वाला वहाँ रुका रहे, वेट करता रहे। तो हमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि अगर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ये क्या है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन होना है तो ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ठीक, तभी मेरा सिंक्रोनाइजेशन सही से चलेगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सही से चलेगा। पहला है कि मतलब पहले प्राइमरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद से सेकेंडरी। दो टाइप की रिक्वायरमेंट हमें पढ़नी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट में क्या है, तुम देखोगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो। अभी इसको समझेंगे एकदम डेप्थ में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, सेकंड कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस भी समझेंगे अभी। और सेकेंडरी में क्या है कि बाउंडेड वेटिंग ना हो और आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी हो। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, पहले प्राइमरी रिक्वायरमेंट समझते हैं। अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन कराना है, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ये इमेजिन करो मेरा ड्रेसिंग रूम था, जैसे हमें अभी इमेजिन कर रहे थे ड्रेसिंग रूम है, इसको एज अ क्रिटिकल सेक्शन इमेजिन करो, ये क्रिटिकल सेक्शन है, और यहाँ पे एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस मतलब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है एक बारी में, लेट अस से कि पर्सन 1 चला गया अपना ड्रेसिंग रूम में, तो P2 उसको एक्सेस नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली, P2 को वेट करना होगा। यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। एट अ सिंगल अमाउंट, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। ठीक है, तो इससे देखो दिक्कत क्या है, मान लो अगर मतलब P1 ने, अभी देखते हैं इसको एक बार और चीज़ समझते हैं, फिर उसके बाद से सेकेंडरी पढ़ेंगे तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। ठीक है, प्रोग्रेस क्या है, जैसे
प्रोग्रेस क्या है? जैसे मान लो अगर P1 एक प्रोसेस और P2 एक प्रोसेस है, अगर P1 को ड्रेसिंग रूम नहीं एक्सेस करना है, ड्रेसिंग रूम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, तो वो P1 P2 को स्टॉप नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मुझे ड्रेसिंग रूम नहीं एक्सेस करना है, तो मैं अगर दूसरा वाला बंदा जिसको कपड़े चेंज करने हैं जाके ड्रेसिंग रूम में, उसको रोक नहीं सकता। तो ये हो गया प्रोग्रेस। तो अगर तुम्हें सिंक्रोनाइजेशन मतलब कम फुलफिल करनी है, तो उसके लिए दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर एक टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को तुम्हारे एक्सेस कर रहा है, तो दूसरा वाला प्रोसेस को वो क्रिटिकल सेक्शन उस समय नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस शुड बी गारंटीड, मतलब कि अगर मान लो एक प्रोसेस तुम्हारा अगर मतलब क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करना चाहता, तो दूसरे वाले प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मतलब प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद से अब सेकेंडरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। बाउंडेड वेटिंग क्या होती है? बाउंडेड वेटिंग देखो तुम्हारी, बाउंडेड वेटिंग क्या है? जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है या फिर ड्रेसिंग रूम कह लो, और यहाँ पे दो बंदे हैं, एक ये है और एक ये है। मैं इसको एक बारी एक्सेस करने दे रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन, और इसको दो बारी, इसको एक बारी और इसको अगली बारी तीन बारी। ये दो कर रहा है, तो ये मान लो लेट से कोई एक नंबर में, तो यहाँ देखो क्या है, ये एक बारी कर रहा है तो अगली बारी 6 बार एक्सेस कर रहा है। तो ये इस वाले प्रोसेस को लेट से हमने P1 कह लिया, और पर्सन को इसको P2, इसको बाउंड कर दिया कि तुम एक बार जाओगे तो दूसरा वाला दो बार जाएगा, तो ये वेट कर रहा है, इसको बाउंडेड वेटिंग कहेंगे। और मैं मतलब एग्जाम्पल लेके से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशंस जाऊँगा तो मुझे लगता है तो मेरे नहीं समझ में आएगा, तो इस वजह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, उसके बाद से आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी क्या है? आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी क्या है? अगर तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, और मतलब पोर्टेबल है, पोर्टेबल होना चाहिए बेसिकली तुम्हारा जो है, जो तुमने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डिफाइन किया है, अगर वो ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम पे काम कर रहा है, दूसरे वाले सिस्टम पे नहीं काम कर रहा है। ठीक है, वॉट एवर सोल्यूशन यू आर प्रपोजिंग शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन कराना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम एक सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हो, वो दूसरे वाले पे जाके वहाँ मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें जब भी सिंक्रोनाइजेशन कराना है। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद से थोड़ा सा हम देखेंगे क्या होते हैं लॉक्स, क्या होते हैं, और क्या वेरियस कॉन्सेप्ट इसमें आगे और देखते हैं। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए तुम लॉन्चपैड पे जाके हमारे कोर्सेज देखो और उनमें एनरोल करो। थैंक यू।